एजुकेशन एकलव्य में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे मेथड इन अप्रोचेस कंपैरेटिव इन पॉलिटिक्स एनालिसिस में। ये दूसरा यूनिट है, तीसरा चैप्टर और चौथा चैप्टर नव संस्थावाद में भी हम डिस्कस कर लेंगे इसी में वीडियो में, ज़्यादा लंबी वीडियो ना जाए, ठीक है। पहला इसमें एक ही क्वेश्चन बनता है कि राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा की विशेषता की जाए। या तो पूछेगा अल्मांड और वर्मा की, ठीक है, अल्मांड और वर्मा की राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा बताइए, या तो सीधा पूछ लेगा राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा क्या है, ठीक है। ये थोड़ा सा हार्ड लैंग्वेज का इस्तेमाल है इसमें शब्दों का, क्यों? क्योंकि ये ऐसे ही क्वेश्चन आंसर लिखा जाएगा, इजी लैंग्वेज में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा शब्दों का समझना आप कोशिश करना। चलो आप इंट्रोडक्शन देख लो, परिचय देख लो आप। राजनीतिक संस्कृति का विचार आधुनिक राजनीतिक विज्ञान की देन है, ठीक है ना, मॉडर्न साइंस की देन है। ये कह रहा है कि राजनीतिक संस्कृति का विचार जो आधुनिक राजनीतिक विज्ञान की देन है। इसका प्रारंभ मुख्य राजनीतिक अध्ययन और विश्लेषण से लिया हुआ है। राजनीतिक संस्कृति की रचना समाज के कुछ तत्वों से होती है, जैसे जनता की अपनी राजनीतिक व्यवस्था, अधिकार कानून, ठीक है, स्वतंत्रता, न्याय, समानता, प्रेस, न्यायपालिका की स्वतंत्रता के प्रति विश्वास और उस अवस्था के प्रति भावनात्मक संवेदना, ठीक है। इन तत्वों से किसी समाज के स्रोतों की राजनीतिक संस्कृति की रचना होती है, ठीक है। मतलब क्या क्या रचना में होनी चाहिए? जनता की अपनी राजनीतिक व्यवस्था हो, अधिकार हो, कानून हो, स्वतंत्रता हो, न्याय हो, समानता हो, प्रेस व न्यायपालिका की स्वतंत्रता हो, इन सब की भावना, उसके प्रति भावना और निष्ठा हो, तब जाके इन सभी तत्वों के किसी समाज के स्रोतों की राजनीति की संस्कृति की रचना होती है, ठीक है, रचना बनाई जाती है। आगे हम देखेंगे कि राजनीतिक संस्कृति शब्द की अवधारणा सर्वप्रथम ग्रेवियल आर्डमान ने अपने निबंध कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम में सन 1956 में लिखा, ठीक है। उन्होंने लिखा कि हर राजनीति, ठीक है, हर राजनीति अवस्था में होने वाली राजनीतिक गतिविधियों की एक विशेष शैली या तरीका होता है, जिसे राजनीतिक संस्कृति कहा जाता है। यानी कि हर राजनीतिक व्यवस्था में क्या हो रहा है, होने वाली जो राजनीतिक गतिविधियां हैं ना, मूवमेंट हो रही हैं जो राजनीति में, एक विशेष शैली के तरीका होता है, उसका एक तरीका होता है जिसे राजनीतिक संस्कृति कहा जाता है, ठीक। अब है विभिन्न विचारकों द्वारा राजनीति की परिभाषा। अल्मांड, ठीक है, ग्रेवियल आल्मांड कहते हैं, आल्मांड के द्वारा जो राजनीतिक संस्कृति का परिभाषा दी गई है वो है, देखो, कि राजनीतिक संस्कृति किसी भी राजनीतिक प्रणाली के सदस्यों में राजनीति के प्रति व्यक्तियों के व्यवहार और अभिमुखीकरण की पद्धति है। यानी कहने का मतलब जो राजनीतिक संस्कृति है वो किसी भी राजनीतिक प्रणाली के सदस्य, यानी जो राजनीतिक प्रणालियों के सदस्य हैं, उसमें जो राजनीति के प्रति व्यक्तियों का जो व्यवहार है, राजनीति के प्रति व्यक्तियों का व्यवहार होता है ना, अपनी विचारधारा होती है उनके लिए, तो उसके प्रति जो व्यवहार है तथा अभिमुखीकरण का पद्धति है, वो अब राजनीतिक संस्कृति को बताता है। सिडनी वर्मा एक और विचारक है, सिडनी वर्मा कहते हैं राजनीतिक संस्कृति में अनुभविक विषयों, अभिव्यक्तात्मक प्रतीकों और मूल्य की व्यवस्था निहित है, जो इस परिस्थिति अथवा दशा को परिभाषित करती है जिसमें राजनीतिक क्रिया संपन्न होती है। कहने का मतलब जो राजनीतिक संस्कृति में जो अनुभविक विश्वास हो, यानी अनुभव और विश्वास है उन लोगों का, अभिव्यक्तात्मक प्रतियोगों और मूल्य की वह व्यवस्था निहित है जिसमें उपस्थित अथवा दशा को प्रभावित करती है, जिसमें राजनीतिक क्रिया संपन्न हो जाती है इसमें, ठीक है। अब आता है इसमें क्वेश्चन, आगे अल्डमार और वर्मा की राजनीतिक संस्कृति की क्या अवधारणा है, ठीक है। अल्डमार और वर्मा की राजनीतिक संस्कृति की क्या अवधारणा है, दोनों विचारकों की संस्कृति की अवधारणा मैं बता रहा हूँ। कभी कभी क्या करेगा एग्जामिनर, वर्मा का ही सिर्फ नाम लेगा, लेकिन अल्डमार के साथ ही लिख देना, काम हो जाएगा। अल्डमार और वर्मा की विश्लेषण के दौरान क्या हुआ, जब ये रिसर्च कर रहे थे, लिख रहे थे, तो उन्होंने उसके दौरान संयुक्त राज्य में 1959 से 1960 यानी इटली, ब्रिटेन, मैक्सिको और पश्चिम जर्मनी जैसे 5 लोकतांत्रिक देशों में बड़े पैमाने पर किए गए क्रॉस नेशनल सर्वे
क्रॉस नेशनल सर्वे किया इन्होंने और साक्षात्कार पर आधारित है। मतलब क्रॉस नेशनल सर्वे एक साक्षात्कार इंटरव्यू लिया लोगों का, एक समझ लो, ठीक है। उनके उत्कृष्ट अध्ययन और प्राथमिक उद्देश्य राजनीतिक संस्कृति की पहचान करना था जो उदार लोकतंत्र को बनाए रखने में और मजबूत करने में सहायक हो पूरी तरह, ठीक है। विभिन्न प्रकार की राजनीतिक संस्कृति को रेखांकित करते हुए अल्मार्ट और वर्मा ने 3 प्रकार की राजनीतिक अभिविन्यासों पर जो मुख्य रूप से व्यक्तियों और सामाजिक समूह के बीच मौजूदा जोर दिया है वो इस प्रकार है। यानी एक राजनीतिक संस्कृति में क्या होना चाहिए, मूल्य ज्ञान अभिविन्यास, संज्ञानात्मक अभिविन्यास और भावनात्मक अभिविन्यास, ठीक है। ये 3 अभिविन्यास होने चाहिए तब जाके संस्कृति राजनीतिक संस्कृति पूरा हो सकता है, ठीक है ना। पॉलिटिकल कल्चर पूरा हो सकता है, क्या होना चाहिए, मूल्य होना चाहिए, मूल्य किसी के प्रति, संज्ञानात्मक होना चाहिए, भावनात्मक हो उसके प्रति, ठीक है ना, अभिविन्यास हो, तब जाके पूरा होता है। ये स्ट्रक्चर ज़रूर बनाएं आप एग्ज़ाम में, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है ये याद रखें ये 3 टॉपिकों को। संज्ञानात्मक अभिविन्यास क्या होता है, ठीक है, यह विश्वास और उसकी भूमिका तथा इन भूमिकाओं के पदाधिकारी के आगत और उसके निर्गत के बारे में ज्ञान को दर्शाता है। संज्ञानात्मक अभिविन्यास क्या होता है, ये क्या करता है, ये विश्वास और उसकी भूमिका तथा इन भूमिकाओं के पदाधिकारी जो होते हैं वो आगत और उसके निर्गत के बारे में ज्ञान को दर्शाता है कि ये ऐसा होगा। भावनात्मक अभिविन्यास, भावनात्मक क्या होता है कि राजनीतिक प्रणाली में संबंधित भावना जो होती है उसकी भूमिका, उसकी कमियों और प्रदर्शन की व्याख्या करता है। यानी जो राजनीतिक प्रणाली से संबंधित जो भावना होती है उसकी भूमिका को बताएगा, कर्मियों और प्रदर्शन की व्याख्या करता है। यानी कर्मियों जो काम कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक है ना, अपना शासन चला रहे, उसकी व्याख्या कर रहा होता है। तीसरा है मूल्यांकन अभिन्यास, ठीक है। मूल्यांकन क्या होता है कि ये राजनीतिक विषय वस्तुओं के संबंध में लिए गए जाने वाले निर्णय और रायों को रेखांकित करता है। मतलब मूल्यांकन की वो जो निर्णय, जो नीतियाँ बनाई गई, जो फैसले लिए गए हैं, ठीक है, राजनीति द्वारा जो फैसले लिए गए हों, क्या राय रखी गई, किसी बात पर रखते हैं ना अपनी बात, वो राय रखी गई, उसको रेखांकित करता है, उसको दर्शाता है, जो आमतौर पर सूचना और भावनाओं के साथ मूल्य मानकों दंडों के संयोजन में शामिल किया जाता है, ठीक। राजनीतिक अभिन्यास को ये त्रिस्तरीय वर्गीकरण राजनीतिक प्रणाली और समाज के तत्वों के बीच संबंधों को इंगित करता है, ठीक है। और इस संबंध का स्तर ही लोगों की राजनीति में भूमिका को परिभाषित करता है जो कि उसकी राजनीतिक संस्कृति को आधार होती है, ठीक है। अपने क्रॉस नेशनल फील्ड वर्क और तुलनात्मक शोध के आधार पर अल्मार और वर्मा ने राजनीतिक संस्कृति को निम्न 3 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। वो 3 श्रेणियां क्या हैं जिन्होंने उसमें इन्होंने वर्गीकृत किया है, ठीक है। पहली राजनीतिक सांस्कृतिक श्रेणी है ये, मतलब राजनीतिक सांस्कृतिक 3 श्रेणियाँ। पहली संकीर्णीय राजनीतिक संस्कृति, संकीर्णीय, ठीक है। अधीन राजनीतिक संस्कृति, सहभागी राजनीतिक संस्कृति, ठीक है। यानी पहला क्या है, संकीर्णीय, थोड़ा सा शब्द हार्ड है लेकिन आप याद जरूर करें, संकीर्णीय राजनीतिक संस्कृति, ठीक है ना। आधुनिक राजनीतिक संस्कृति क्या है, सॉरी आधुनिक नहीं, अधीन राजनीतिक है ये, अधीन राजनीतिक। सहभागी राजनीतिक संस्कृति क्या है, ठीक है, क्या है। और उसके बाद ये देखिए ये रहा संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाता हूँ मैं। संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति, यह राजनीतिक संस्कृति ऐसे समाजों को रेखांकित करती है, मतलब ऐसे समाजों को बताती है, ये ऐसे समाज को बताती है जहाँ नागरिक ना तो अपनी राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जानते हैं और ना ही राजनीतिक गतिविधियों और योजनाओं में दिलचस्पी रखते हैं, ठीक है। यानी संकीर्ण राजनीति में क्या है, ऐसे समाजों की रेखांकित करता है, मतलब ऐसे समाज को बताता है जहाँ के नागरिक ना तो राजनीति व्यवस्था को समझते हैं कि ये राजनीति होती क्या है, कैसे काम करती है, क्या पॉलिसी बनाती है, कुछ नहीं समझते, ठीक है। और ना ही राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेते हैं, ना ही योजनाओं में दिलचस्पी रखते हैं, अरे जो हो रहा है कर रहा है मुझे नहीं पता, ठीक है ना, उसे राजनीति से कोई मतलब नहीं होता,
कोई जानते ही नहीं है तो मतलब क्या होगा, ठीक है। संकीर्णीय राजनीति संस्कृति में लोग राजनीतिक गतिविधि और प्रक्रियाओं में कोई विशेष और रुचि नहीं रखते हैं। ये लोग मतलब बताते ही नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है इसमें, बोलते कोई फ़ायदा नहीं है इसमें रुचि रख के, बेकार है, कूड़ा है ये, ठीक है ना, कोई रुचि उची नहीं रख रहे हैं। जो स्पष्ट रूप से राजनीतिक दृष्टिकोण और शून्य दिलचस्पी को दर्शाता है। साथ ही इस प्रकार की समाजों में राजनीति में लोगों की उम्मीदें व वस्तु कोई नहीं है और इसलिए वे राजनीति में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेते। उदाहरण के लिए, ठीक है ना, एग्जाम्पल है ये, अफ्रीकी आदिवासी समाजों और स्वायत्त अधीन समुदायों को राजनीतिक सांस्कृतिक इस प्रकार की राजनीति संस्कृति का आदर्श उदाहरण को है अफ्रीकी आदि समाज और स्वायत्त स्थानीय समुदायों, ठीक है। अधीन, ये देखो, अधीन राजनीतिक संस्कृति, ठीक है। अधीन राजनीतिक संस्कृति क्या है? राजनीतिक संस्कृति के इस दूसरे प्रकार में नागरिकों को राजनीति और सरकार जो उन्हें नियंत्रण करती है कि अच्छी समझ होती है। मतलब अधीन मतलब होता है कि वो सरकार यानी वो राजनीति जो लोगों उसमें इच्छा हो, ठीक है, नियंत्रण कर रही हो लोगों को, सरकार नियंत्रण कर रही हो लोगों को, अच्छी जानकारी रखते हो नागरिक उसके बारे में, ठीक है, उसके क्रियाकलाप में भाग लेते हो, ठीक है ना, अधीन, ठीक है। सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर, ठीक है। राजनीति संस्कृति के इस दूसरे प्रकार में नागरिकों को राजनीति और सरकार को जिन्हें नियंत्रित करती है कि अच्छी समझ होती है उन्हें, ठीक है। पहले वाले में तो समझ नहीं है, उनसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन दूसरे में समझ होती है उन्हें, ठीक है। दूसरे पॉइंट में ये वहाँ विद्यमान होती है जहाँ संपूर्ण व्यवस्था के प्रति और विशिष्ट रूप से इसके निर्गत पहलुओं के बारे में क्रम की सूची बहुत ही ऊंची प्रवृत्ति की होती है। मतलब ये उस देशों में होती है जहाँ पे राजनीति को बहुत बड़े मायने पे माना जाता है, ठीक है। रूल और रेगुलेशन, उस पर नियम कानून देखे जाते हैं, सभी कंडीशन देखे जाते हैं। ये आश्रित उपनिवेशों में देखा जा सकती है जहां लोग अपनी राजनीतिक व्यवस्था के प्रति या तो गर्व महसूस करते हैं या शत्रुता, यानी मतलब ऐसे उपनिवेशों में देखा जा सकता है जो अपनी राजनीतिक पॉलिटिक्स में गर्व समझते हैं कि हाँ भाई मेरी राजनीतिक पार्टी बहुत अच्छी है, गर्व है मुझे देश के अपने राजनीतिक पार्टी पे, ठीक है, या तो पूरी तरह दुश्मन समझेंगे उन्हें, ठीक। वे अपने शासकों के निर्णय, ठीक है, वे अपने शासकों के निर्णय को ठीक मानकर उन्हें स्वीकार कर लेते हैं या अपने आत्म निर्णय के अधिकार के नाम पर उनके खिलाफ संघर्ष कर देते हैं। यानी रूल अगर अच्छा लगता तो हाँ ठीक है, पार्टी ने बढ़िया बनाया है, चलो स्वीकार कर लो, अगर नहीं तो संघर्ष कर दो, ठीक है, कि ये वापस लो, रूल और रेगुलेशन वापस लो। अड़मार लोगों को राजनीतिक व्यवस्था का अंध अस्वीकृति को जायज़ समझने पर कुछ अधिक बल देते हैं और अपनी शत्रुता संबंधित भाग की अवहेलना कर देते हैं। उनके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि उन्होंने आंदोलन होते हैं जो निर्णय निर्माण के बनाए कानूनों को काले कानून कहकर उन्हें प्राधिकार कर खंडन करते हैं, ऐसे पूर्व स्वराज्य की मांग करते हैं। मतलब अगर कोई रूल नहीं पसंद आ रहा है जनता को, राजनीति पार्टी बहुत अच्छी है तो क्या है, काला कानून है वापस ले लो, ऐसे नाम बोल के आंदोलन करके वापस करने को कहते हैं, खंडन करते हैं, ठीक है ना, पूर्ण स्वराज्य की मांग करते हैं अगर उन पर कोई प्रतिबंध लग रहा होता है, ठीक है। अब है सहभागी राजनीति से पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल कल्चर, ठीक। सहभागी राजनीतिक संस्कृति, ठीक है। इस विश्लेषण के आधार पर अल्मांड और वर्मा जैसे राजनीतिक संस्कृति की पहचान का प्रत्ययन, ठीक है, किया जो लोकतंत्र, ठीक है, उदार लोकतंत्र को संभालने से सबसे उपयुक्त सिद्ध होगी। इसे उन्होंने नागरिक संस्कृति या शालीन संस्कृति यानी सिविल संस्कृति, ठीक है, यह नागरिक संस्कृति, याद रखना एग्जामिनर कभी इस शब्द का इस्तेमाल कर देता है, नागरिक संस्कृति के बारे में बताओ, ठीक है, तो यही सब लिख देना है, नागरिक संस्कृति, ठीक है। कभी कभी एग्जामिनर पूछता है नागरिक संस्कृति, और पिछले साल यही किया उसने कि नागरिक संस्कृति अल्मार्ड हाँ ग्रेविंड अल्मार के नागरिक संस्कृति की व्याख्या कीजिए, यही पूछा था उसने, ठीक है। नागरिक संस्कृति या शालीन संस्कृति यानी इसको सीधा इंग्लिश में देख लो सिविल कल्चर बोलते हैं, इसकी संज्ञा दी और उनका कथन यह था कि लोकतंत्र को कायम रखना और जटिल प्रक्रिया है।
अल्डमार और वर्मा के अनुसार ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका की राजनीतिक संस्कृति नागरिक संस्कृति की शर्तों पूरी करती है। यानी ये अल्डमान और वर्मा मानते हैं कि जो ब्रिटिश और संयुक्त राज्य अमेरिका की गवर्नमेंट है, जो राजनीति है, वो संस्कृति क्या करी, संस्कृति नागरिक संस्कृति की शर्तों को पूरी कर देती है। यानी सिविल कल्चर को पूरा कर रहे हो, नागरिकता के जीवन वो बहुत बेहतर है उनमें। इन देशों में लोकतंत्र की स्थिरता का यही रहस्य है। ये नागरिकों की सक्रियता यानी एक्टिविटी, नागरिकों की एक्टिविटी और इनएक्टिविटी या निष्क्रियता इनएक्टिविटी, ठीक है, में संतुलन स्थापित करेंगे। वह केवल उन्हीं मुद्दों के लिए सक्रिय होंगे जो उनके लिए महत्वपूर्ण हो, ताकि उनके नेता अपनी शक्ति का प्रयोग भी कर सके और उनकी मांगों पर उत्तर भी दे सके कि ये ठीक है, आपकी मांगें हम पूरा कर रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार किसी देश की राजनीतिक संस्कृति व किसी राजनीतिक व्यवस्था की सफलता और असफलता का मुख्य कारण बनती है, ठीक है। बिल्कुल सही बात है कि राजनीतिक संस्कृति किसी राजनीतिक संस्कृति व्यवस्था है जो वो किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था की सफलता और असफलता का कारण बन जाती है। अगर आप पॉलिटिकल सही पार्टी काम नहीं कर रही है, राजनीतिक व्यवस्था काम नहीं कर रही है, तो वो क्या करेगी, गरीबी लाएगी, ठीक है ना, भूखमरी लाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप पाकिस्तान को देख लो, राजनीतिक व्यवस्था क्या है, वहाँ राजनीति नेता को कौन चुनता है, सरकार कौन बनाती है, मिलिट्री, ठीक है ना। कभी भी तख्ता पलट हो जाता है, मिलिट्री नाम का लोकतंत्र बच गया है, जो मिलिट्री चाहेगी वही हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। ऐसी बहुत सी गवर्नमेंट पाकिस्तान में देखी गई। तो वही ये बताया गया है कि अगर आपकी पॉलिटिकल पार्टी सही से काम नहीं कर रही है, नहीं वर्क हो रहा है, तो आपके यहाँ भुखमरी आएगी, बेरोजगारी आएगी, ठीक है, महंगाई बढ़ जाएगी बहुत हद से लेवल पे, ठीक। वही कह रहा है कि भाई उसकी सफलता के मुख्य कारण राजनीतिक संस्कृति किसी देश की प्रभावित कर देती है। राजनीतिक संस्कृति के दृष्टिकोण की आवश्यकता किसी भी देश की संस्कृति में वहाँ के लोगों के व्यवहार, उनकी मान्यताओं, विश्वासों, दृढ़ता, स्वामी भक्ति, साहित्य परंपराओं की कला और कौशल को शामिल किया जा सकता है इसमें, ठीक है ना। इन सभी चीज़ों को शामिल कर रहे हैं लोग। इसलिए राजनीतिक संस्कृति के दृष्टिकोण की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। अल्डमार और वर्मा द्वारा राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा को अपनाने का यही सर्वोच्च कारण था, ठीक है। अब निष्कर्ष देख लो आप। निष्कर्ष के रूप में आप लिखोगे, राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक परिवर्तन के लिए एक रूपरेखा तैयार करती है जो राष्ट्र, राज्यों और अन्य समूहों के लिए अद्वितीय है। ये दृष्टिकोण राजनीतिक विश्वास और विश्व के सामाजिक पहलू की जांच करता है, ठीक है, जांच करेगा। यह तुलनात्मक राजनीति के लिए संभावित रूप से एक शक्तिशाली एकीकृत दृष्टिकोण है इसमें, ठीक है, ठीक। ये इसी यूनिट का तीसरा चैप्टर है, ये ठीक है। तुलनात्मक राजनीति के अध्याय में नव संस्थावाद की उपागम की विवेचना कीजिए, ठीक है। ये तीसरा चैप्टर है, ठीक है। ये छोटा सा आंसर है, लेकिन ये हमेशा अक्सर पूछ लेता है, प्रीवियस में भी यही पूछा था। इसमें नव संस्थावाद में आपने संस्थावाद पहला पढ़ लिया, ठीक है। उसमें कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, संस्था का, ठीक है, यानी नव संस्थावाद में इंस्टीट्यूशनल पढ़ा था आपने ना, संस्थावाद उसमें आपने पढ़ा था, ठीक है। उसमें किस में अध्ययन किया जा रहा था उसको, भाई न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, ठीक है ना, संगठन, संस्थाओं का, ठीक है, संस्था का अध्ययन किया जा रहा था, उसके बारे में रिसर्च की जा रही थी। अब इसमें क्या है, नव संस्थावाद, न्यू इंस्टीट्यूशनल अप्रोच में क्या है, यानी नव संस्थावाद में क्या है, इनमें किसका अध्ययन किया जा रहा है, ठीक है। इनमें अध्ययन किया जा रहा है अनौपचारिक नियमों का अध्ययन जो कि संस्था को चलाते हैं, मतलब अनौपचारिक नियमों का अध्ययन जो संस्था को चला रहे होते हैं, वो नियम और कानूनों का अध्ययन किया जा रहा है इसमें। उसमें संस्थाओं का, नव संस्थावाद में संस्थाओं का यानी कार्यपालिका, न्यायपालिका का अध्ययन किया जा रहा है। लेकिन नव संस्थावाद यानी न्यू इंस्टीट्यूशनल अप्रोच में उन नियमों का, ठीक है, जिन नियमों से संसद चल रही है, उन नियमों का अध्ययन, जिन नियमों से न्यायपालिका चल रही है, विधायिका काम कर रही है, कार्यपालिका काम कर रही है, उन नियमों का अध्ययन किया जाता है, सिर्फ नियमों का, ठीक है। एक बात याद रखें, उन नियमों का अध्ययन किया जा रहा है जो अनौपचारिक नियम हैं, जिनका अध्ययन हो रहा है जो संस्था को चला रहे होते हैं, ठीक है। इसमें कुछ विचारक हैं जैसे जेम्स सी मार्कर, जोहन पी ओलरसन, जेम्स मार्च, ठीक है, सुजान वर्जन, पीटर कैंस्टीन, ये ऐसे कुछ विचारक हैं, आपको याद रख लेना चाहिए, ठीक है,
ताकि आप एग्ज़ाम में लिख सकें। और एक बात का ध्यान रखें, ठीक है, इसमें जो नव संस्थावाद है वो क्या दृष्टिकोण इसमें व्यापार, संघ, दबाव समूह आदि जो होते हैं पहले वाले में नहीं कर रहे थे, यानी दबाव समूह, व्यापार, संघ इसमें पहले यानी जो संस्थावाद था उसमें नहीं इसका अध्ययन कर रहे थे। लेकिन नव संस्थावाद में किसका किसका अध्ययन हो रहा है, इनमें देखा जा रहा है व्यापार का भी, संघ का, दबाव समूह, हित समूहों आदि की अनौपचारिक जो संस्थाओं हैं उनका भी अध्ययन नव संस्थावाद में किया जा रहा है। ठीक है, यह विशुद्ध रूप से सिद्धांत में है। ठीक है, सिद्धांत परक होते हैं ये लोग। परिवर्तन की गतिशील प्रक्रिया का विश्लेषण करने में अधिक रुचि रखते हैं, यानी कि इसमें चेंजेस लाना, हमेशा हर बात पे चेंजेस, नया कुछ करना, कुछ नया चेंज करने का प्रयत्न रहते हैं, गतिशील रहते हैं। ठीक है ना, खेलों के सिद्धांत पर केंद्रित रहते हैं। जिस तरह गेम का चल रहा होता है ना कि आगे लेवल पे चलते रहो, इसकी तरह ठीक है ना, ये खेलों के सिद्धांत पर केंद्रित होते हैं कि कुछ नया करते रहो, कुछ नया ले आते रहो। ठीक, अभी तक आपने मोटा मोटा समझ लिया होगा इसमें किस क्या किया जा रहा है। अब इंट्रोडक्शन देखो इसका। ठीक है, इंट्रोडक्शन देखो, अब परिचय देखो। नव संस्थावाद उपागम, ठीक है, कि उत्पत्ति संयुक्त राज्य अमेरिका में होती है, इतना तो समझ आ गया है, अमेरिका में उत्पत्ति हो गई इसकी। ये 1980 के आसपास प्रभुत्व में आया, ठीक है ना, वर्चस्व में आया 1980 के आसपास। ठीक है, इस बात का पता लगाया कि कैसे संस्थागत संरचनाएं, नियम, मापदंड और संस्कृतियां व्यक्तियों की पसंद और कार्यों को बाधित करती हैं, जैसे वे एक राजनीतिक संस्था का हिस्सा होते हैं। ठीक है, नव संस्थावाद उपागम परंपरावादी विद्वानों के हितों को जोड़ने की कोशिश करता है। ठीक है ना, परंपरावादी जो विचारक हैं तो उनको हितों को जोड़ने की कोशिश करता है, ये जोड़ता है एक तरीके से समझ लो। ठीक है, नव संस्थावाद उपागम पीटर हॉल, रोजमेरी टेलर, ये दो विचारक हैं, यानी पीटर हॉल और रोजमेरी टेलर अपने लेख में क्या लिखते हैं, पॉलिटिकल साइंस एंड थ्री इंस्टीट्यूशनलिज्म 1996 में नव संस्थावाद की 3 शाखाएं बताई उन्होंने। नव संस्थावाद की 3 शाखाएं पीटर हॉल और रोजमेरी टेलर ने। तार्किक चयन, ठीक है, तार्किक चयन, सामाजिक सांस्कृतिक शाखा और ऐतिहासिक संरचनावाद, ये बताया इन्होंने। ठीक, तार्किक चयन, सामाजिक सांस्कृतिक शाखा, ऐतिहासिक संरचनावाद, ये स्ट्रक्चर ज़रूर बनाना। ठीक है, तार्किक चयन शाखा क्या होती है, तार्किक चयन शाखा में यह शाखा संस्थाओं का अध्ययन, ठीक है, व्यक्तिगत लाभ, उपयोगिता, प्रलोभन या लालच कह सकते हो आप, आदि के संदर्भ में करती है। ठीक है ना, जो नियम कानून बनाए जाते हो लालच वाला हिसाब का अध्ययन करती है तार्किक। अर्थात संस्था ऐसी कौन सी नीति बनाती है उसका अध्ययन करते हैं, मतलब ऐसे देखती है कि कौन सी नीति बना रही है, कैसे लागू कर रही है, क्या नियम कानून बनाए जा रहे हैं, उसका अध्ययन करती है। वो देखती है कि क्या कर रहे हो आप। तार्किक व्यक्ति और समूह उसका अधिक से अधिक समर्थन करें। व्यक्ति या समूह भी संस्था का समर्थन लाभ और उपयोगिता के आधार पर ही करती है। तार्किक चयन शाखा राजनीतिक प्रक्रियाओं में होने वाले समूहों यानी चुनाव के विश्लेषण के लिए तार्किकता के माइक्रो अर्थव्यवस्था मॉडल को अपनाता है। ठीक है ना, और अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और उस उपागम के अनुसार व्यक्ति तार्किक होते हैं और वह हमेशा अपने उद्देश्यों के चयन में चिंताशील होते हैं। व्यक्ति का व्यवहार ही संस्था को प्रभावित और नियंत्रण कर रहा होता है। जो व्यक्ति का व्यवहार है वो नियंत्रण कर रहा होता है। ठीक है, एक संस्था में व्यक्ति सुनिश्चितता के साथ कार्य करता है और व्यक्तिगत लाभ को प्रोत्साहित करता है। दूसरा है सामाजिक सांस्कृतिक शाखा। इस शाखा के अंदर इस बात का ध्यान किया जाता है कि जो सामाजिक और सांस्कृतिक समूह जैसे कि उनके रीति रिवाज हैं, जो मान्यताएं हैं, राजनीतिक संस्थाओं को प्रभावित कर रही हैं, वो कैसे प्रभावित कर रही हैं, किस पॉइंट पे प्रभावित कर रही हैं, उसका अध्ययन हो रहा है। जैसे अमेरिका में श्वेत निग्रो संघर्ष ने वहाँ की संसद को प्रभावित किया, इसके समर्थक पी जेविनियर हैं। ठीक है ना, पी जेविनियर इस समर्थक रहे हैं। ठीक है,
सामाजिक संस्थावाद को संस्कृति या आदर्शवादी संस्थावाद भी कहा जा सकता है। एक बात याद रखना ये, ठीक है। सामाजिक जो संस्थावाद है उसको सांस्कृतिक या आदर्शवाद संस्था भी कहा जा सकता है। मुख्य विचारकों जैसे कि दुखर्मी बेबर ने इस तथ्य के, एक विचारक है दुखर्मी और बेबर, मैक्स बेबर, हाँ, जिन्होंने नौकरशाही का सिद्धांत दिया था, ने इस तथ्य के अध्ययन पर बल दिया कि कैसे सामूहिक संस्थाएं यानी कोलेक्टिव इंस्टीट्यूशन व्यक्तिगत क्रियाओं पर सामाजिक नियंत्रण स्थापित कर देते हैं। वो बताते हैं कि कैसे कोई सामूहिक संस्था एकजुट होकर व्यक्ति की क्रियाओं पर अपना सामाजिक नियंत्रण स्थापित कर लेती हैं, कैसे उनको वर्चस्व में ले लेती हैं, ठीक है ना। यह संस्था को एक नियमों और संगठित प्रयासों का समूह माना जाता है। सामाजिक संस्थावाद संस्थाओं के निर्णय में समाज में मान्यताओं और मूल्यों की भूमिका व व्यक्तियों के समाजीकरण के अध्ययन पर बल देता है, और उसकी मान्यता यह है कि संस्था का कर्ता के कार्य सीमाएं, संस्था मान्यता, मूल्य और प्रभावित कैसे कर रहे हैं उनको देखना होता है। तीसरा है ऐतिहासिक संरचनावाद, ठीक है ना, हिस्टोरिकल, ठीक है, स्ट्रक्चर मान लो या ऐतिहासिक संरचनावाद देख लो। ऐतिहासिक संरचनावाद मुख्य रूप से विकास की क्रमबद्धता, घटनाओं के समय व राजनीतिक परिवर्तन के कारणों को प्रभावित करने से संबंधित है। मतलब जो ऐतिहासिक है वो कहता है जिसकी जो विकास की क्रमबद्धता है, जो कैसे, मतलब हिस्ट्री से ही तो पता चलेगा, बैकग्राउंड से ही तो पता चलेगा कैसे कैसे आया बंदा, ठीक है। जैसे एक पौधे को लगाते हो, एक बीज मिट्टी में लगाओगे, उसके बाद धीरे धीरे 2 पत्तियाँ निकलेंगी, 3 पत्तियाँ निकलेंगी, एग्जाम्पल के लिए आप समझो, तो उसके बाद धीरे धीरे बड़ा होकर एक पेड़ बन जाएगा। तो उसी की तरह वो कह रहे हैं कि ऐतिहासिक संरचना में मुख्य रूप से विकास की क्रमबद्धता, कैसे धीरे धीरे बड़ा हुआ, ठीक है, उसकी घटनाओं के समय, वो घटना जिस, मतलब आंधी आई, तूफान आया, जो भी आया, पेड़ को बचाने वो लोग घटना, ठीक है ना, राजनीतिक परिवर्तन के चरणों को भी संबंधित करता है, ठीक है, पॉलिटिकल चेंजेस जो आ रहे होते उसके भी। इस शाखा के अनुसार इतिहास और सामाजिक संरचनाएं राजनीतिक संस्थाओं को प्रभावित करती हैं, यानी इतिहास और सामाजिक जो संरचनाएं राजनीतिक संस्थाओं को प्रभावित करते हैं। इस शाखा का मुख्य विद्वान फेरा स्कॉपोल है, ठीक है ना, स्कॉपाल है। वह चीन और सोवियत संघ राज्य की सामाजिक का ऐतिहासिक संरचना का अध्ययन करती हैं और बताती हैं कि सोवियत संघ की यह संरचनाएं कमज़ोर थीं, इसलिए सोवियत संघ 1991 में विभाजित हो गया, लेकिन चीन के सामाजिक ऐतिहासिक संरचनाएं मजबूत हैं पूरी, ठीक है, इसलिए चीन का विभाजन नहीं हुआ। अब निष्कर्ष के रूप में आप ये 2 लाइन में लिख देना, ठीक है, ये निष्कर्ष लिख देना। नव संस्थावाद परंपरावाद और व्यवहारवाद में समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन करता है तथा राजनीतिक संस्थाएं को व्यवहारिक श्रम ये भूमिका का भी अध्ययन करता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ पूरी वीडियो देखा करो, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। एजुकेशन एकलव्य में अगली यूनिट में आपको फिर स्वागत करेंगे।